तो ये था लाइन, ये डिफाइन किया हम लोग, कंप्लीटली डिफाइन किया इसको। अब देखो सरफेस इंटीग्रल, सब जनरल बात, ये सब एलिमेंटल में यूज किए हो आप, आज हम लोग इसको पर्सनली डिफाइन कर रहे हैं अलग से। हो गया नीचे? यस सर। देखिए सरफेस इंटीग्रल, एकदम सिमिलरली उसी तरह से सरफेस इंटीग्रल भी डिफाइन होता है। यहां भी एक बाउंड्री लेना, उस बाउंड्री के अंदर एक वेक्टर फील्ड रखोगे। अब जो फील्ड हो, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, जो फील्ड, और इसके अंदर एक सरफेस कंसीडर करना। जब लाइन इंटीग्रल डिफाइन कर रहे थे तो एक कर्व इमेजिन किया था। जब सरफेस इंटीग्रल, तो एक सरफेस कंसीडर करना, इस सरफेस का नाम दे दो एस। फिर इसमें से भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करना, इसमें से भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करना। जब सरफेस में से एलिमेंट लेना हो ना, एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लोगे या स्क्वायर शेप का एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। देखो एलिमेंट भी किसी भी शेप का ले लेंगे वो नहीं चलेगा, वो सब डिफाइंड बात है कैसा लेना है इसको। कोई आर्बिट्ररी कर्व हो तो उसमें से एक एलिमेंट लेना, देखिए स्ट्रेट पोर्शन लेना, छोटा सा स्ट्रेट पोर्शन। कोई आर्बिट्ररी एरिया हो तो उसमें से एक रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप का एक छोटा सा टुकड़ा लेना। और कोई आर्बिट्ररी वॉल्यूम हो तो उसमें क्यूब शेप का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, क्यूब शेप का। यदि वॉल्यूम होता, आर्बिट्ररी वॉल्यूम होता, उसमें से एक एलिमेंट लेना होता तो एक क्यूबिकल शेप का एलिमेंट लेते। ये सब डिफाइंड बात है, मैथमेटिक्स का रूल्स है सब कि an arbitrary volume is formed by a number of this type of cubical element. An arbitrary area is formed by a number of this type of element. ऐसा ऐसा बहुत सारे एलिमेंट को सजा दो तो ये आर्बिट्ररी एरिया बन जाएगा। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी शेप साइज नहीं, ऐसा कौन चीज सजा दे तो वो एरिया बन जाएगा, उसी को बोलते हैं एलिमेंट। उस कोई 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 इरेगुलर शेप का एरिया हो, उसको रेगुलर शेप के एरिया में कैसे कन्वर्ट करें। रेगुलर शेप का एलिमेंट लेना। अच्छा लिखो, इस बात को लिखो, कंसीडर एन आर्बिट्ररी एरिया। आर्बिट्ररी मतलब क्या? पूछो, देखो क्यों लाइव कनेक्ट होते हो, कुछ भी मन में हो तो पूछिए, तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में दे देते। लाइव कनेक्शन कनेक्ट होना मतलब इंटरेक्शन करना, हर बात में कहीं भी कंफ्यूजन है तो कोई वर्ड का भी मीनिंग नहीं समझ रहे वो भी पूछना है। आर्बिट्ररी एरिया बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? उस एरिया का नाम नहीं है, और जिस एरिया का नाम है उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। सर्कल, डिस्क, स्फीयर, रेक्टेंगल, ये सब का नाम है सिमेट्रिकल फिगर हुआ हो। कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी। तो कंसीडर एन आर्बिट्ररी एरिया एस इन वेक्टर फील्ड। take an element
और इसमें से भी जो एक एलिमेंट ले रहा है, इस एलिमेंट को डिनोट करना वेक्टर ds से, वेक्टर ds से डिनोट करना इस एलिमेंट को। कर्व में से टुकड़ा लिया था, उस एलिमेंट को वेक्टर dr से डिनोट किया। यहां पर जो एलिमेंट ले रहे हो इसको वेक्टर ds से डिनोट करो और इस वेक्टर ds का नाम देना एरिया वेक्टर, इसको बोलोगे एरिया वेक्टर। तो फिर इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करना होगा, दिखा देते हैं। चलो चलो इसको इसका एरिया का डायरेक्शन हम दिखा देते हैं यहाँ पर वेक्टर ds। तो इधर होगा, किधरों दिखा लो, अब पता नहीं किधर है इसका डायरेक्शन, कुछ तो दिखाना होगा ना डायरेक्शन, इस एरिया का कुछ डायरेक्शन दिखाना होगा। सबसे पहली बात की एरिया को अभी तक लोग स्केलर मानता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग वेक्टर बोल रहे हैं एरिया को। देखो जहां जहां ना कोई चीज का फ्लो होता है ना किसी एरिया के थ्रू, उस जगह एरिया को वेक्टर माना जाता है। ऐसे आप समझ सकते हो जहां पर कोई ना कोई फील्ड पड़ना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उस जगह एरिया को वेक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लो होता है एरिया के थ्रू, फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 12 में देखे थे, मान लीजिए ये कोई एरिया है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो करवाते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रहा है तो इस जगह एरिया को वेक्टर मानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे कोई एरिया को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्रॉसिंग होगा, फ्लो होगा उसके थ्रू, वहां भी एरिया को वेक्टर मानेंगे। इन जनरल बात करें तो जिस जिस जगह एरिया के अक्रॉस कोई चीज का फ्लो हो, कोई चीज में जरूरी नहीं खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फ्लो, कभी लिक्विड का भी फ्लो हो सकता है कोई एरिया के थ्रू, कभी कोई पार्टिकल्स का भी फ्लो हो सकता है एरिया के थ्रू। अब हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ोगे तो वहां पर ट्यूब है, ट्यूब के थ्रू लिक्विड फ्लो करवाते तो ट्यूब में भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जहां पर लिक्विड इंटर करता है इंड के पास। एरिया है नहीं, कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन एक एरिया इमेजिन करेंगे ना सर्कुलर एरिया। यदि एक ट्यूब लेते हैं आप, ओपन है ये, लेकिन हम लोग यहाँ लिक्विड का क्रॉसिंग होता है। एरिया का मतलब कोई मटेरियल ही हो वहां जरूरी नहीं, ओपन एरिया भी होता है। तो लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो वहां भी एरिया को वेक्टर माना जाएगा। बाद में देखना जहां पार्टिकल्स का फ्लो होगा, ये सब यूज होना है आगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे वहां पर इस सब बात का यूज करेंगे। वहां पर देखना इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट किया कोई एरिया पर, दैट इज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का फ्लो हुआ। जिस जिस जगह एरिया कोई ना कोई चीज का फ्लो हुआ होगा किसी एरिया के थ्रू, उस जगह एरिया को वेक्टर मानना। क्यों नहीं माने वेक्टर? कुछ फायदा होना है वेक्टर मानने से तो क्यों नहीं माने? देखो एक एग्जांपल बताते हैं कि आप भी मानने लगोगे हर सर एरिया को वेक्टर मानना चाहिए। ऐसे स्ट्रिक्टली लोग 11th में बोलता है एरिया क्या है तो स्केलर, वॉल्यूम क्या है तो स्केलर, लेकिन खास करके जहां पर फ्लो डिफाइन हो कोई चीज का एरिया के थ्रू तो उस जगह एरिया को वेक्टर। जैसे इसको देखिए आप, मान लीजिए ये ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू लिक्विड का फ्लो करवा रहे हो, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो करवाया लिक्विड को। अच्छा, फिर इसी ट्यूब में आप लिक्विड को ऐसे फ्लो करवा रहे हो, सपोज करो ऐसे। बताओ क्या दोनों केस में अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉसेस सेम होगा क्या पर यूनिट टाइम? कुछ गिवन टाइम में
कुछ गिवन टाइम में सेम अमाउंट का लिक्विड क्रॉस होगा क्या इस दोनों केस में? नो सर। ये तो फीलिंग्स हो रहा है कि डिफरेंट अमाउंट का लिक्विड का क्रॉसिंग होगा, होता भी है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो डिफरेंट अमाउंट का लिक्विड। तो क्या हुआ यहाँ पर, इस जगह लिक्विड का वेलोसिटी वेक्टर इस दिशा में था, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉसेस इन गिवन टाइम क्या था, और यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉसेस इन दैट टाइम कितना है, अलग है। मतलब लिक्विड का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया तो अमाउंट ऑफ लिक्विड में चेंजिंग आया, और डायरेक्शन अकेले डिफाइन नहीं होता है, डायरेक्शन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, अकेले डिफाइन नहीं होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफाइन तब होगा जब एक रिफरेंस डायरेक्शन होना चाहिए। तो लोग क्या किया, एरिया में भी एक डायरेक्शन डाल दिया, एरिया का डायरेक्शन है इधर, एरिया का डायरेक्शन, और एरिया के डायरेक्शन से अलग अलग एंगल पर लिक्विड इंटर करेगा तो अलग अलग अमाउंट का लिक्विड फ्लो होगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एरिया को वेक्टर मानना पड़ेगा, नहीं? यस सर। यस सर। लिक्विड का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करके एरिया का डायरेक्शन फिक्स कर दिया जाता है, तो एरिया को वेक्टर मानना चाहिए, खासकर जहां पर कोई चीज का फ्लो हो। ऐसे चार गो बात ध्यान रखना, लिक्विड का फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा हो एरिया के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा हो, या कोई पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा हो। अब रे ऑफ लाइट है, छाता पर इंसिडेंट किया तो उसका भी फ्लो हुआ, क्रॉस किया, वहां भी एरिया, छाता का एरिया को वेक्टर मानना होगा। चलिए, तो चलो डायरेक्शन किधर ले, चलिए मान लीजिए एरिया को वेक्टर मानेंगे तो डायरेक्शन किधर लिया जाएगा इसका? इसका डायरेक्शन लेना आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे लिखो, डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल, डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल। ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं, गॉस थ्योरम जब पढ़ रहे थे वहां भी आपको ये बात बोला गया था एरिया का डायरेक्शन में, डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया। ये आउटवर्ड का क्या मतलब, नॉर्मल तो समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर, एरिया का परपेंडिकुलर, ये आउटवर्ड का क्या मतलब, इनवर्ड क्यों नहीं बोला? देखो, ये आउटवर्ड वर्ड तब ज्यादा यूजफुल होता है जब एरिया क्लोज्ड, ओपन एरिया होगा तो फिर आउटवर्ड इनवर्ड की बात नामे नहीं लेना है। तो क्या हम लोग क्लोज्ड एरिया में से, ये जो बड़ा सा एरिया था क्या क्लोज्ड एरिया था? क्लोज्ड मतलब स्फीयर, सपोज कीजिए स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस से क्लोज्ड एरिया होता है, इसमें से कोई कहीं कोई टुकड़ा लेते हो आप, इस टुकड़ा के लिए रेडियल डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन होता है, जानते हो कि स्फीयर पर रेडियस नॉर्मल होता है, तो ये होगा आउटवर्ड नॉर्मल और इधर होगा इनवर्ड नॉर्मल। तो एरिया का डायरेक्शन आप आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेना, इनवर्ड नॉर्मल की तरफ नहीं। यदि एक सिलिंड्रिकल एरिया है वो भी एक क्लोज्ड एरिया होता है, इसमें से कोई टुकड़ा लेते हो कहीं पर, मान लो यहाँ पर एक टुकड़ा लिया, इस टुकड़ा का डायरेक्शन के लिए ये एक्सिस है सिलेंडर का, एक इसका भी रेडियल डायरेक्शन नॉर्मल होता है, तो आउटवर्ड नॉर्मल ये है, ये इनवर्ड नॉर्मल होगा, एरिया का डायरेक्शन इधर लेना। कहोगे सर ओपन एरिया रहा तो किधर ले, तब कौन नॉर्मल की तरफ? तो क्लोज्ड एरिया में तो समझ के आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, ओपन एरिया रहा तो फिर किधर लेंगे?
तो उसका है उपाय क्या, इसको मिटाते हैं इतना, यस सर। ओपन एरिया मतलब जैसे कि डिस्क, डिस्क एक ओपन एरिया हुआ, क्लोज एरिया नहीं है, वो ओपन एरिया डिस्क, या एक रेक्टेंगुलर प्लेट, ये सब ओपन एरिया हुआ। इसमें किस नॉर्मल की तरफ ले, इधर वाले नॉर्मल की तरफ, इधर वाले नॉर्मल की तरफ, यहाँ तो आउटवर्ड इनवर्ड नहीं होगा। तो उस केस में देखना होता है कि फ्लो कैसे हो रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो इधर वाले नॉर्मल के लॉन्ग लेना, इधर वाले नॉर्मल के लॉन्ग। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लोइंग ऐसे होता तो इधर वाले नॉर्मल के लॉन्ग लेना, तब फ्लो का डायरेक्शन को देखना होगा। यदि ये ओपन एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, इस केस में इधर वाला नॉर्मल के लॉन्ग लोग एरिया का डायरेक्शन। लेकिन क्लोज्ड के केस में ऑलवेज आउटवर्ड, चाहे फील्ड लाइन का फ्लो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ। सपोज करो इसमें मान लीजिए यहां पर हम एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो आप जानते हो सब कोई कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ फ्लो करता है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ। फिर भी एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड लेना। यदि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख देता है यहाँ पर, इस स्फीयर के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे फ्लो करता है। इस सब 12 में देखे हो। इस केस में एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड ही लेना, ऑलवेज आउटवर्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ। लेकिन ओपन एरिया के केस में फील्ड लाइन का फ्लो को देखना होगा, जिधर फ्लो करेगा उधर वाले नॉर्मल की तरफ। बनाओ सर बेटा में। यस सर। फिर अब सरफेस इंटीग्रल डिफाइन करते हैं। तो चलो एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर दिखाया हम लोग, और जहां एलिमेंट लिए हो सपोज करो वहां पर एक वेक्टर है v, उस जगह एलिमेंट के पोजीशन पर, ये बात हम लोग वहां भी किए थे, एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट we have a vector function vector v, then surface integral of vector v, then surface integral of vector v across the element is defined by, देखिए यहां भी सरफेस इंटीग्रल एलिमेंट के अक्रॉस देख रहे हैं हम लोग, पूरे एरिया के क्रॉस पे। ओरिजिनली जो डिफाइन है सरफेस इंटीग्रल कोई वेक्टर का, वो एलिमेंट के अक्रॉस डिफाइन है। वहां भी लाइन इंटीग्रल में भी जो डिफाइन था कोई वेक्टर का लाइन इंटीग्रल एक एलिमेंट के अलोंग डिफाइन था। फिर आपके पास मेथड है इंटीग्रेशन, जिसके थ्रू बड़ा कर्व के लॉन्ग लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हो। जो डिफिनीशन दिया गया है वो छोटा सा एलिमेंट के लिए दिया गया है,
ये जो डिफाइन है सरफेस इंटीग्रल वेक्टर v का उस एलिमेंट के क्रॉस। अच्छा, लाइन इंटीग्रल वाले में एलोंग एलिमेंट बोलना, सरफेस इंटीग्रल वाले में अक्रॉस द एलिमेंट बोलना। इस सब भी लैंग्वेज पर ध्यान दो। is defined by vector v dot vector ds। वहां था वेक्टर v dot dr, यहां पर वेक्टर v dot ds। ये डिफाइंड एक्सप्रेशन है। अब पूरे एरिया पर सरफेस इंटीग्रल चाहिए, इसी को इंटीग्रेट कर लेना। सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस होल एरिया, सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस होल एरिया। तो फिर इसी को इंटीग्रेट कर दो, वेक्टर v डॉट ds का इंटीग्रल कर देना और s लिख देना नीचे में। कहोगे 0 to s लिखे ना, 0 to s ये नीचे कर है, खाली s लिख देने। देखो अभी लिमिट इंटीग्रेशन कर नहीं रहे, जब करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नीचे एंड ऊपर लिखते हैं। इस नीचे लिख दिया मतलब सरफेस एस पर इंटीग्रेशन करना, ये मीनिंग हुआ इसका। जब करोगे इंटीग्रेशन तो फिर 0 टू समथिंग लिखना, लेकिन किस एरिया पर इंटीग्रेशन हो रहा है उस एरिया का नाम खाली नीचे लिख दिया जाता है। ये सब रिप्रेजेंटेशन है, अभी कर नहीं रहे हम लोग सरफेस इंटीग्रल, बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे। अच्छा, एक और बात, सरफेस इंटीग्रल में एक इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल भी दिया जाता है। इसको लिख लिए हो? यस सर। एक इंटीग्रल से डिनोट करो या डबल इंटीग्रल से। लाइन इंटीग्रल को एक इंटीग्रल से डिनोट करना, सरफेस इंटीग्रल में आप डबल इंटीग्रल भी लगा सकते हो। अब क्या ये मीनिंग है डबल इंटीग्रेशन लगाने का? तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तब इसका सिग्निफिकेंस समझना, क्यों डबल इंटीग्रल लगाया जाता है सरफेस इंटीग्रल में। अच्छा, यहां भी क्लोज्ड एरिया के थ्रू सरफेस इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगा। तो सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस क्लोज्ड एरिया, सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस क्लोज्ड एरिया, तो फिर क्या करना, इंटीग्रेशन में ऐसा एक साइन देना। हालांकि नंबर ऑफ इंटीग्रल से नहीं पहचानना है कि ये सरफेस है, ये लाइन है। आगे वो वॉल्यूम करेंगे देखना, वहां 3 को इंटीग्रल भी दे सकते हो या एक इंटीग्रल भी दे सकता है। जरूरी नहीं है नंबर ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ाते जाना। कहोगे पहचानेंगे कैसे कि ये लाइन इंटीग्रल है कि सरफेस है कि वॉल्यूम है? वो देखना होता है कि डॉट dr है कि डॉट ds है कि dv है। इससे पहचानना कि वो लाइन इंटीग्रल है कि सरफेस है कि वॉल्यूम है। ये नंबर ऑफ इंटीग्रेशन का संख्या से नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। सर वहाँ डबल इंटीग्रेशन लगा है, उसके नीचे एस नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। यहाँ तो जो भी वो क्लोज्ड एरिया हो, एस वो एरिया का नाम लिख दोगे। एरिया का नाम लिख रहे हैं अभी हम, अभी कर नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। करके दिखाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे सब पर, देखिएगा कैसे डबल। अभी तो एक इंटीग्रल करके आए हो 12 लेवल से,
डबल इंटीग्रल कैसे किया जाता है, ट्रिपल इंटीग्रल कैसे किया जाता है। 3 गो थ्योरम पहले पढ़ेंगे हम लोग, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम, फिर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सब इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे। अच्छा, ये सरफेस इंटीग्रल को भी कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो टॉपिक बनाएंगे सरफेस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट, सरफेस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट। बस क्या करना ना, इस वेक्टर भी को यूनिट वेक्टर में लिखना और एरिया वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर में लिखना, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। एक बात और कोई बुक आपको इस सरफेस इंटीग्रल में ऐसे भी किया हुआ देखिए दिखाएगा आपको, इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट और डीएस वेक्टर को ना, डीएस वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड अलग लिखेगा और उसका डायरेक्शन अलग लिखेगा एन कैप। एन कैप मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को ही एन कैप से दिखाया जाता है। इस एन कैप को बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। वेक्टर डीएस को इस तरह से तोड़ देता है, मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग। अब चूंकि उसका डायरेक्शन बोला था आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन को एन कैप से डिनोट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट नॉर्मल वेक्टर। चलो अब इसको देखो, सरफेस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट, ये थोड़ा एक्सप्रेस कर दो इस तरह से। हो गया? चाहते हैं इसको? यस सर। सुनो, जब भी कार्टेशियन कंपोनेंट में करना ना, तो दोनों वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर में लिखोगे। ये जो वेक्टर भी है, इसको यूनिट वेक्टर में लिखते हो तो vxi प्लस dyj प्लस vzk वेक्टर भी को, एंड वेक्टर ds जो है ना, इसको यूनिट वेक्टर में लिखा जाता है। कैसे? इसको लिखा जाता है dy dz i कैप प्लस dx dz j कैप प्लस dx dy k कैप। अब कैसे dr वेक्टर कैसे उतना हुआ वो तो बताया था कि पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन ये ds वेक्टर इतना कैसे हुआ इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट करके इसको फाइनल फॉर्म में तो पहले ले लें। चलो मान लो इतना है, कैसे हुआ हम बताएंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट कर ले इसका, वेक्टर d डॉट ds, तो क्या करते हो, x कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इसका x कंपोनेंट vx और इसका x कंपोनेंट dy dz प्लस y कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट का प्रोडक्ट, और इसी का फिर इंटीग्रेशन कर देना। इसका इंटीग्रेशन कर दो
इसको बोलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, दोनों में लगा देना डॉट प्रोडक्ट करके। ये कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म में सरफेस इंटीग्रल। इसको नेक्स्ट क्लास में फिर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हुआ ये वेक्टर डीएस इतना कैसे हुआ इसको बताएंगे। और तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे आप लोग कनेक्ट होना।